नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, किसान आंदोलन को समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में भी विदेश में भी विभिन्न राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दिल्ली के आसपास किसानों का जमावड़ा एकदम से बढ़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है। बड़े बड़े नेता उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणियां आप सुन ही चुके होंगे, पढ़ भी चुके होंगे। तो एक तरह से माहौल इस तरह का बन रहा है जिससे एक बड़े आंदोलन की गूंज पूरे दुनिया भर में सुनाई देने लगी है। इस गूंज में जो कलाकार हैं, गायक हैं और खिलाड़ी हैं, वो भी शामिल होते जा रहे हैं। उनकी आवाज़ें भी शामिल होती जा रही हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये किसान आंदोलन अब तक का आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं कि केवल किसानों की हिस्सेदारी है, बल्कि दूसरे वर्ग भी जुड़ते जा रहे हैं। मजदूर वर्ग भी जुड़ रहा है और जो सामान्य लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि किसानों के साथ किस तरह से ये सरकार व्यवहार कर रही है। उसको लेकर इनके साथ हमदर्दी बढ़ रही है। तो एक तरफ किसानों का आंदोलन इस कदर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का रवैया बदलने को तैयार नहीं है। बीजेपी पार्टी के रूप में भी बहुत ही घटिया ढंग से इस आंदोलन के प्रति नजरिया अपनाए हुए है और बयान दे रही है लगातार। पहले उसने खालिस्तान से जोड़ा, शाहीन बाग से जोड़ा और अब मनोज तिवारी और सुशील मोदी जैसे वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें शामिल है। अब टुकड़े टुकड़े गैंग को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो एक तरह से, और हरियाणा के एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसके पीछे चीन और पाकिस्तान भी हो सकते हैं। तो किसान आंदोलन को एक जो वास्तविक चिंताओं से उपजा आंदोलन है और इस पैमाने पर उसमें भागीदारी हो रही है, उसको बदनाम करने की ये जो कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है वो बहुत हास्यास्पद भी है, दुखद भी है। और ये बीजेपी के अपने लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। लगता है कि वही स्थिति बन गई है। अब मुश्किल ये है कि ना तो बीजेपी का नेतृत्व इसको देख रहा है, समझ रहा है, और ना ही सरकार का नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह वगैरह इसको देख रहे हैं। और इन लोगों को जो ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं उनको रोक रहे हैं। या तो संभव है कि ऊपर से ही ये आदेश हो कि इन किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, और ताकि डिस्क्रेडिट होने के बाद जन समर्थन से ये कट जाए तो इनको डील करना आसान हो जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चूक होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। दरअसल दो चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को और इस केंद्र सरकार को इस तरह के आंदोलनों से निपटने के तरीके नहीं आते हैं। इस तरह के आंदोलनों को कैसे डील किया जाए ये उनके पास अनुभव नहीं है। इसलिए वो उनके पास केवल एक ही तरह का रास्ता है, एक ही तरह की स्ट्रेटजी है, और जिससे वो डील करते रहे अभी तक पिछले तमाम आंदोलनों को, और उनको लगता है कि इसके साथ भी वही करना चाहिए। दरअसल जितने भी कट्टरपंथी सोच वाली पार्टियां होती हैं या नेता होते हैं जिनमें निरंकुशता होती है, एक तानाशाही वाला रवैया होता है, वो किसी भी आंदोलन को एक ही नज़रिए से देखती हैं, और वो नज़रिया होता है कि इसको कुचल डालो, बदनाम कर डालो। तो आप देखेंगे कि पहले जितने भी आंदोलन हुए थे, जैसे जेएनयू का आंदोलन हुआ था, उसको किस तरह से कुचला गया। जामिया, अलीगढ़ या जादवपुर यूनिवर्सिटी या हैदराबाद में जितने आंदोलन हुए उन सबको कुचला गया। इसी तरह से सीएए आंदोलन जो हुआ था सीएए के खिलाफ, उसके साथ भी यही हुआ। जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया गया, जामिया को पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। सीएए के लिए भी शाहीन बाग को तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। टुकड़े टुकड़े गैंग उन्हें हर जगह दिख जाता है, जेएनयू गैंग उन्हें हर जगह दिख जाता है, देशद्रोही उन्हें हर आंदोलन में, हर विरोध करने वाले में मिल जाता है। तो वो प्रचार दुष्प्रचार अभियान शुरू कर देते हैं। अमित मालवीय जो आईटी सेल के प्रमुख हैं बीजेपी के, वो भी यही कर रहे हैं। तमाम तरह के फर्जी वीडियो को वो ट्वीट कर रहे हैं, और अभी तो
ट्विटर ने उनके एक ट्वीट पर मैनिपुलेटेड वीडियो का टैग भी लगा दिया था, जिसमें उन्होंने एक वीडियो से छेड़छाड़ करके उसको ट्वीट किया था और ये जताने की कोशिश की थी कि पुलिस ने किसी भी किसान को मारा नहीं है और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उस वीडियो के साथ वो झूठा है। तो वो उनका जो फर्जी काम है आईटी सेल का, और अमित मालवीय इसमें बहुत बेशर्मी से लगे हुए हैं। कई बार आल्ट न्यूज़ ने उनको एक्सपोज कर चुका है, कम से कम 20-25 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिनमें अमित मालवीय की ये जो कारगुजारियां हैं वो जाहिर हो चुकी हैं सबके सामने, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं और ना ही उनके जो आला कमान हैं उनको रोक रहे हैं। तो ये ऊपर से मिले निर्देश होंगे तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं और करते जा रहे हैं और लगातार आईटी सेल के प्रमुख बने हुए हैं। तो ये तमाम जो हरकतें हो रही हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से, जो बयानबाजी हो रही है, उसमें केंद्र सरकार का निश्चित रूप से और केंद्रीय नेतृत्व का की हरी झंडी होगी कि इस तरह के आंदोलनों को निपटने के लिए एक स्ट्रेटजी ये है कि पहले इनको बदनाम किया जाए, इन पर कोई ना कोई लेबल लगाया जाए, किसी गैंग से जोड़ा जाए, किसी विदेशी ताकत से जोड़ा जाए या हिंदू मुसलमान के आधार पर उसको विभाजित किया जाए। लेकिन अब किसान आंदोलन के साथ मुश्किल ये है कि इस तरह का लेबल कहीं लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। खालिस्तानी से जोड़ा था किसान आंदोलनों को, उसको लेकर बड़ी तेज प्रतिक्रिया हुई और बहुत ज़बरदस्त निंदा भत्सना हुई बीजेपी नेताओं की। उसके बाद से थोड़ा सा वो डिफेंसिव हुए हैं लेकिन माने नहीं हैं। अब ये चीन और पाकिस्तान को लेकर आ गए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर आ गए हैं। तो लेकिन किसानों का जो आंदोलन है वो बहुत ब्रॉड बेस्ड है, इसमें केवल हिंदू नहीं है या मुसलमान नहीं है जिसके आधार पर आप हिंदू मुसलमान करो, इसमें पाकिस्तानी या खालिस्तानी जोड़ने की कोशिश आप कर रहे हो शाहीन बाग का नाम लेकर। हालांकि शाहीन बाग हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा आंदोलन था, उसमें कहीं कोई हिंसा नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी, कोई गाली गलौज नहीं था और बहुत ही स्पष्ट रूप से उनकी जो वास्तविक मांगे थी वो उसको लेकर संघर्ष कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो उसमें कहीं से भी कोई बाहरी घुसपैठ नहीं थी, कोई किसी तरह का भड़काने वाला या देश विरोधी हरकत नहीं थी। लेकिन चूंकि उसमें मुसलमानों की शिरकत ज़्यादा थी, इसलिए बीजेपी को और केंद्र सरकार को ये ठप्पा लगाने में आसानी हो गई कि ये पाकिस्तान प्रेरित है या पाकिस्तान है या मिनी पाकिस्तान वगैरह के जो नारे लगाए गए थे वो उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन आप जब किसानों की भागीदारी हर धर्म हर जाति के लोगों के हो रही हो, हर क्षेत्र से आ रहे हो, पूरे देश भर के किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हो, तब आप इस पर अगर इस तरह के लेबल लगाने की कोशिश करेंगे तो आप मुंह की खाएंगे, बल्कि इसका उल्टा असर हो सकता है। और वो असर ये हो सकता है कि आपकी छवि किसान विरोधी बन जाए। और इस देश की 80% आबादी खेती पर निर्भर करती है। 80% आबादी या तो खुद खेती करती है या खेतों में मजदूरी करती है। तो ऐसे लोगों को अगर आप देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बागी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बताने लगेंगे तो इसके परिणाम आप जानते हैं क्या होंगे, हो ही रहे हैं। देश विदेश में जब से आपने खालिस्तानी कहा है किसानों को, तब से आपकी निंदा भत्सना का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये जाहिर है कि बीजेपी अंदर से घबराई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि इस आंदोलन को कैसे हैंडल किया जाए उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो उसका अपना चिर परिचित तरीका है कि पहले इनको दबाओ, बदनाम करो, डराओ, धमकाओ और फिर इनके ऊपर केसेस वगैरह करो। तो अभी वो दूसरा जो दौर आएगा, अगर किसानों और सरकार की बात नहीं बनती, जिसकी संभावना है कि अभी जल्दी नहीं बनेगी, तो दूसरा दौर आएगा और उसमें इन किसानों के खिलाफ तरह तरह के मुकदमे होंगे, इनकी गिरफ्तारियां होंगी, इनको जेल में ठूसा जाएगा और एक दमन का सिलसिला चलाया जाएगा इनको दबाने का। तो लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करके थोड़ा पीछे हटना, थोड़ा उनकी बात को सुन के कानूनों में रद्दोबदल करना, इसकी मंशा सरकार की नहीं है, दिख नहीं रही है, क्योंकि ये एक निरंकुशतावादी सरकार है, ये लोकतांत्रिक चरित्र वाली सरकार नहीं है। इस सरकार में केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, बाकी कैबिनेट शो पीस है। कैबिनेट की मीटिंग में यही दो निर्णय लेते हैं, बल्कि कहना चाहिए कि पीएमओ है जो सारे मंत्रालयों के फैसले करता है, सारे मंत्रालयों के कामकाज को निर्धारित करता है और उसी के आधार पर सारे मंत्री काम करते हैं। तो
न मंत्रिमंडल में लोकतांत्रिकता है, न इस सरकार में लोकतांत्रिकता है, और न ही अब बीजेपी में किसी तरह की लोकतांत्रिकता बची है, क्योंकि ये 2-3 नेता ही पूरी पार्टी को चला रहे हैं अपने अंदाज में। तो यही सरकार के रूप में जब ये किसान आंदोलन से जूझ रहे हैं, तब भी उनका वही चरित्र सामने आ रहा है। और जो इनके अनुभव हैं, जिस तरह की राजनीति गुजरात में अमित शाह और नरेंद्र मोदी करते रहे सरकार चलाते वक्त, वही वो यहाँ कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने गुजरात दंगों के बाद जिस तरह से मुसलमानों को पीड़ित किया, उसी तरह से यहाँ भी वो करते रहे हैं, और दिल्ली दंगा इसके उदाहरण है। लेकिन किसान आंदोलन के साथ उनकी ये जो रणनीति है वो चल नहीं पाएगी, बल्कि बूमरैंग करेगी, उल्टी पड़ जाएगी और उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसानों के साथ पूरे देश की हमदर्दी जुड़ी हुई है। इसमें आप जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग को कथाकथित टुकड़ा टुकड़ा गैंग तो कोई था नहीं। ये हमारे जो मीडिया के साथी हैं, जो कि एक खास विचारधारा से संबंध रखते हैं, उनके अंदर तमाम तरह की नफरतें और हिंसा भरी हुई हैं, जो खुद भी लोकतांत्रिक नहीं हैं। उनका चलाया हुआ जुमला है, जिसको बीजेपी ने लपक लिया है और उसका इस्तेमाल जगह जगह करने लगी है। तो ऐसा कोई गैंग था नहीं। ये बदनाम करने के लिए, जेएनयू को बदनाम करने के लिए, जेएनयू में पढ़ने और पढ़ाने वालों को बदनाम करने के लिए जुमला गढ़ा गया था, और अब उसका इस्तेमाल दूसरी जगहों पर किया जा रहा है। तो ये सारे जुमले किसानों पर फिट नहीं होते। ना शाहीन बाग, ये अच्छी बात है कि शाहीन बाग की तर्ज पर किसान भी अपने आंदोलन को, ये शाहीन बाग के आंदोलन की सफलता है, ये कामयाबी है कि उस मॉडल को अब दूसरे आंदोलन भी आजमा रहे हैं, अपना रहे हैं। तो अगर किसान आंदोलन भी आजमा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप उस पर शाहीन बाग होने का आरोप चश्मा करेंगे तो इसको भी किसान आंदोलनकारियों को गलत ढंग से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम शाहीन बाग की तर्ज पर आंदोलन कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? वो भी हमारे देशवासियों ने ही आंदोलन किया था, उसमें कहीं कोई देश विरोधी बात तो थी नहीं। तो लेकिन चूंकि कुछ हिंदुओं के दिमाग में शाहीन बाग की गलत तस्वीर भर दी गई है, मुसलमानों के खिलाफ जहर भर दिया गया है, इसलिए वो इसको जोड़कर किसान आंदोलन को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा पड़ेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से जम चुका है कि भारत में किसानों की अनदेखी हो रही है, उपेक्षा हो रही है। उनकी जो वास्तविक और जायज़ ज़रूरतें हैं, मांगे हैं, उन पर सरकार विचार नहीं कर रही है, और बड़े कारपोरेट घरानों अंबानी अडानी की सेवा में प्रस्तुत है। ये तीनों कानून भी उन्हीं और उनके जैसे कारपोरेट घरानों की मदद के लिए बनाए गए हैं, ताकि वो खेती पर कब्जा कर लें और अपने मन मुताबिक किसानों को मजदूर बनाकर या उनके खेत हड़प कर अपनी कमाई के, अपने मुनाफे का एक साम्राज्य का विस्तार कर लें। तो ये इस सरकार की और पूंजीपतियों की जो मिली भगत है, गठजोड़ है, ये उसका नतीजा है। ये 3 विधेयक, और इनका भारत की आबादी के साथ, भारत के किसानों के साथ कुछ भी लेना देने नहीं है, उनके खिलाफ हैं ये बिल। तो जो गाली गलौज, आरोप, बयानबाजी, गलत तरह की आंदोलन के बारे में हो रही है, ये बीजेपी की घबराहट का नतीजा है। और जैसे जैसे घबराहट बढ़ेगी, इस तरह के और भी घटिया बयान गढ़े जाएंगे, घटिया जुमले इस आंदोलन पर लगाए जाएंगे। आंदोलनकारियों को इसके प्रति सावधान रहना चाहिए और बहुत ही संयम के साथ, धैर्य के साथ इसका जवाब देना चाहिए। जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है, तो उन्हें न पहले समझ में आई थी, न अभी समझ में आएगी, और वो अपने इन जुमलेबाजों से जो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनको चुप कराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं को वो अपनी ताकत मानते हैं। इन चापलूसों से ही उनकी भक्तिगान चलता रहता है। तो मित्रों, ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होता हूँ एक नए एपिसोड के लिए इसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।